देख लेना। चलो अभी लास्ट सेक्शन नंबर 96 हुआ था, उसके बाद हम आते हैं सेक्शन 100 पे। सेक्शन 100 ईजीएम का है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग ऑन द रिक्विजिशन, ऑन द रिक्विजिशन ऑफ मेंबर्स। रिक्विजिशन का मतलब रिक्वेस्ट, ठीक है। ये कुछ मेंबर्स हैं जिनको लगता है कि एक मीटिंग बुलानी चाहिए और उस मीटिंग में ये रिजोल्यूशन हमें प्रपोज करना है, डिस्कस करना है। ये मेंबर है, इनको मैं क्या बोलता हूं, एलिजिबल मेंबर्स। एलिजिबल मेंबर, मेंबर या मेंबर्स। सबसे पहले समझिए कि एलिजिबल मेंबर का मतलब क्या है, जिनके पास एटलीस्ट 10% शेयर हो, एटलीस्ट 10% पेड अप कैपिटल हो, या 10% वोटिंग पावर हो। वोटिंग पावर किसके पास होती है, इक्विटी शेयर कैपिटल के पास, ठीक है। ये रिक्विजिशन फाइल करते हैं, ये रिक्विजिशन फाइल करेंगे किसके पास, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास। रिक्विजिशन का मतलब रिक्वेस्ट, रिक्विजिशन टू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, कि भैया हम चाहते हैं मीटिंग बुलाओ। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कहते हैं क्यों, रीजन तो बताना पड़ेगा ना बेटा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कहते हैं रीजन बताओ, कहते हम तुम्हें रीजन क्यों बताएं, अरे भाई नोटिस में क्या लिखूंगा, मीटिंग बुलाने के लिए नोटिस भेजना पड़ेगा मेरे को मेंबर्स को, उनको रीजन तो बताना पड़ेगा ना मुझे, कहता पॉइंट। तो इस रिक्विजिशन में बेसिकली क्या लिखा होता है, रीजन, रीजन फॉर कॉलिंग बोर्ड जनरल मीटिंग। जिस दिन ये रिक्विजिशन फाइल हुई है उसके विद इन 21 डेज, विद इन 21 डेज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर shall start the proceedings to call EGM, and within 45 days, within 45 days from the requisition call an EGM। अब समझो ये 21 दिन का और 45 दिन का क्या गेम है। 45 दिन के अंदर मीटिंग बुलानी है, समझो जिस दिन मैंने रिक्विजिशन फाइल कर दी उसके 45 दिन के अंदर मीटिंग बुलानी है। 45 दिन में से 21 दिन का क्लियर डेज नोटिस लेस कर दो, 2 दिन पोस्ट होने में जाएंगे वो लेस कर दो, 23 दिन लेस हो गए, कितने दिन बच गए, 22 दिन। जिस दिन तुमने रिक्विजिशन दी है वो दिन भी गया अब, ठीक है ना, तो कितने दिन बच गए, 21 दिन। मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को मीटिंग करके ये डिसाइड करना है कि हमें ईजीएम कब बुलानी है, कहां बुलानी है, कितने बजे बुलानी है। और मेंबर्स ने ईजीएम के लिए ये रीजन दिया है, तो हमें ईजीएम तो बुलानी बुलानी है, कोई और काम भी इसमें ऐड करना है या नहीं करना है। भाई बुला तो रही है, एक आधा रिजोल्यूशन और भी है क्या कोई जो पास करवाना है, तो वो हम इसमें क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कितने दिन का टाइम मिला नोटिस बनाने के लिए, 21 दिन, ये लिखा हुआ है। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर शैल स्टार्ट द प्रोसीडिंग्स टू कॉल ईजीएम, कितने दिन में, 21 दिन के अंदर अंदर। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर 21 दिन में रिक्विजिशन 21 दिन में प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं, या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर 45 दिन में जनरल मीटिंग ईजीएम कॉल नहीं कर पा रहे, इफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फेल्स टू कॉल EGM within 45 days, within 45 days बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने मीटिंग बुला ली तो ठीक है। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर 45 डेज में मीटिंग नहीं बुलाते हैं, तो अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कहते हैं हम ना बुलाएं, तो मेंबर कहते हैं तुम नहीं बुलाओगे तो हम बुला लेंगे, ठीक बात है। देन members may call EGM by themselves, हम खुद बुला लेंगे मीटिंग। आप नहीं बुलाओगे तो हम बुला लेंगे। एक कागज पे मोहर नहीं लगेगी तो क्या तारा पाकिस्तान नहीं जाएगा, जाएगा, तो जाएगा ये भाई। तुम मीटिंग नहीं बुला रहे तो कोई बात नहीं, हम बुला लेंगे। कितने दिन में, देखो 45 दिन हमने वेट करी, 45 दिन हमने वेट करी कि तुम बुला लोगे, 45 दिन में तुमने नहीं बुलाई, अब 45 दिन हमें दे दो, तो कितने दिन हो गए,
90 डेज, इसको एक्ट में क्या लिख दिया, 3 मंथ्स, विद इन 3 मंथ्स। कहां से, फ्रॉम रिक्विजिशन, फ्रॉम फाइलिंग ऑफ रिक्विजिशन। लॉजिक क्लियर हुआ? तो मेंबर ईजीएम कब बुलाएंगे, जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ईजीएम बुलाने में नाकाम हो जाए। ठीक बात है। मेंबर कहते हैं हम ईजीएम कैसे बुलाएंगे, हम कैसे बुलाएंगे, जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बुलाते हैं वैसे तुम बुलाओ, नोटिस बनाओ, नोटिस भेजो और मीटिंग कर लो। कहता है एक्चुअली हमारे पास में ना रजिस्टर ऑफ मेंबर, हमें क्या पता कंपनी के मेंबर कौन कौन है, और ना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हमें रजिस्टर ऑफ मेंबर दे रहे, कि मैं क्यों दूं, जब वो मीटिंग नहीं बुला रहा तो तुम्हें क्यों बुलाने देगा, तुम्हें रजिस्टर्ड ऑफिस में जगह क्यों देगा। ठीक है, कहते सर हम कहीं और कर लेंगे। हाँ ये बात, एंड एक्सपेंसेस incurred by members for holding EGM, ये कौन रिम्बर्स करेगा, will be reimbursed by कंपनी, ये कंपनी रिम्बर्स करेगी। एंड अब बताओ कंपनी क्यों रिम्बर्स करेगी, पहले खर्चे किसके लगने थे, कंपनी के, तो अब भी किसके लगेंगे, कंपनी के। कंपनी, अब कंपनी कहते देखो भैया ड्यूटी किसकी थी मीटिंग बुलाने की, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की, जब रिक्विजिशन दे दी तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बुलानी चाहिए थी, तो हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के ऊपर क्या लगाएंगे, पेनल्टी लगाएंगे, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की सैलरी काट सकते हैं। एंड कंपनी में रिकवर, कंपनी में का मतलब क्या है, कंपनी चाहे तो, कंपनी में डिडक्ट, कंपनी में डिडक्ट डायरेक्टर्स रेम्युनरेशन। फॉर द रिकवरी ऑफ सच एक्सपेंस। में क्यों है, अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने कोई जेन्युइन रीजन दे दिया कि हम किस वजह से 45 डेज में मीटिंग नहीं बुला पाए, तो फिर उसके खर्चे नहीं लगेंगे। सही बात है। क्या चीज, कंपनी को तो वैसे ही लगते, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पे कब लगने चाहिए बताओ, जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कहता है कि हमने कोई रीजन दे दिया कि हम इस वजह से नहीं बुला पाए, तब तो कंपनी के लगने चाहिए ना, बस कंपनी के लग गए। ठीक बात है। अब यहां पर ये पॉइंट होगा क्लियर। अब इसके अंदर ध्यान रखना, इसमें एमसीक्यू आने के पूरे पूरे चांसेस है। पहला एमसीक्यू यहां पर, हु आर एम्पावर्ड टू कॉल ईजीएम, जिनके पास 10% वोटिंग पावर हो। कितने दिन में मीटिंग की प्रोसीडिंग स्टार्ट करनी है, 21 डेज में। कितने दिन में ईजीएम बुला लेनी है, 45 डेज। और मेंबर अगर बुलाएंगे तो कितने टाइम में बुलाएंगे, विद इन 3 मंथ्स फ्रॉम द फाइलिंग ऑफ रिक्विजिशन। ये एमसीक्यू के लिए है। पॉइंट क्लियर। आओ बुक में देखो अब। हाँ यहां पर आओ, पेज नंबर 7.50। एनुअल जनरल मीटिंग का सेक्शन बुक में से तो नहीं पढ़ा था ना। एनुअल जनरल मीटिंग व्हेन टू होल्ड, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। मैंने बताया ना, जो केस सिनारियो वाली तुम्हारी केस स्टडी आएगी ना, उसमें क्वेश्चन घुसेगा। चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 9, इन दो को मिला के केस स्टडी बनेगी, इंटीग्रेटेड केस स्टडी। और यही बनेगी क्योंकि जब चैप्टर नंबर 9 पढ़ेंगे ना, उसमें काफी सारी चीजें ऐसी आएंगी जो एजीएम के डेट के बाद होंगी। तो उसमें दो क्वेश्चन कैसे बना देंगे बताओ, पहले तो ये बताओ इसकी एजीएम कब होएगी, दूसरी बताओ ये डॉक्यूमेंट कब फाइल होगा। जैसे एनुअल रिटर्न कब फाइल करनी होती है, विद इन 60 डेज। ठीक है, आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ एजीएम। तो आपसे दो क्वेश्चन पूछ लेंगे, पहले तो बताओ इनकी एजीएम कब तक हो जानी चाहिए, फिर दूसरा क्वेश्चन क्या पूछेंगे, बताओ एनुअल रिटर्न कब तक फाइल करनी है। डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो आरओसी के पास फाइल करते हैं, विद इन 30 डेज फ्रॉम द कंक्लूजन ऑफ एजीएम। तो वहां पर दो क्वेश्चन क्या बनेंगे, पहले तो बताओ एजीएम कब तक हो जानी चाहिए, और फिर दूसरा क्वेश्चन क्या पूछेंगे, बताओ एनुअल रिटर्न कब तक फाइल हो जानी चाहिए। तो ऐसे इंटीग्रेट होकर आएगा क्वेश्चन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है सेक्शन 96 आपके लिए। सेक्शन 96 क्या कहता है, स्टेट दैट एवरी कंपनी, हर कंपनी को, चाहे वो पब्लिक हो चाहे प्राइवेट हो, एक्सेप्ट ओपीसी। अब बताओ एक्सेप्ट ओपीसी क्यों लिखा, ओपीसी में तो बंदा ये होता है यार। एवरी कंपनी शैल होल्ड एनुअल जनरल मीटिंग एवरी ईयर, एंड द गैप between two AGM shall not be more than
15 मंथ्स। हर साल में एक मीटिंग करनी है। एवरी ईयर, फाइनेंशियल ईयर लिखा हुआ है या सिर्फ ईयर? सिर्फ ईयर लिखा हुआ है, तो इसका मतलब कैलेंडर ईयर। ठीक बात है ना? हाँ। द कंपनी शैल स्पेसिफाई द मीटिंग एज सच। क्या मतलब, जो नोटिस आएगा ना, तो नोटिस के ऊपर लिखा होना चाहिए नोटिस फॉर एजीएम। ठीक है ना? ओके। होल्डिंग एनुअल जनरल मीटिंग, अब इसी को ही समझा दिया इन्होंने इस डिटेल में। एनुअल जनरल मीटिंग शुड बी हेल्ड वंस इन एवरी ईयर। कौन सा ईयर? कैलेंडर ईयर। ओके। फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग जो है वो कब तक हो जानी चाहिए? विद इन 9 मंथ फ्रॉम द क्लोजिंग ऑफ फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर। पॉइंट समझ में आ गया? अगली लाइन एक बार मैं नहीं पढ़ रहा, आगे देखो क्या लिखा हुआ है। सब्सिक्वेंट एनुअल जनरल मीटिंग, फर्स्ट हो गई और अब बात किसकी चल रही है? सब्सिक्वेंट की। तो सब्सिक्वेंट एजीएम कब तक हो जानी चाहिए बताओ? शुड बी हेल्ड विद इन 6 मंथ फ्रॉम द क्लोजिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर एंड गैप बिटवीन टू एजीएम शुड नॉट एक्सीड 15 मंथ। ये बात क्लियर? तो दो तरह की जनरल मीटिंग होती है, एक फर्स्ट एजीएम और एक सब्सिक्वेंट, दोनों का प्रोविजन अलग अलग है। अब समझो, अगर मैंने फर्स्ट एजीएम करनी है तो कितने टाइम में करनी है? विद इन 9 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। अब अगली लाइन देखो क्या लिख रखी है, जो मैंने कहा एक बार मैंने होल्ड कर रखी है, बताओ क्या लिखी हुई है? इट इज नॉट नेसेसरी फॉर कंपनी टू होल्ड एनी एनुअल जनरल मीटिंग इन द ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन। ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन क्या हुआ? ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन जिस साल बनी है। ईयर फाइनेंशियल ईयर नहीं, ईयर कैलेंडर ईयर। तो अब है ना, एक एग्जांपल लिखो रफ फेज पे कि एक कंपनी का इनकॉर्पोरेशन जो है ना, मैं तुम्हें दो एग्जांपल लिखवा रहा हूं, दोनों को सोल्व करना। एक कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हुआ 17 जनवरी 2024, 17 जनवरी 2024, और एक कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हुआ दूसरा 17 दिसंबर 2024। दोनों का फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर क्या होगा और दोनों की पहली एजीएम कब तक हो जानी चाहिए बताओ? हाँ। फाइनेंशियल ईयर दोनों का सेम बना। 17 जनवरी वालों का 17 जनवरी 2024 से 31 मार्च 2024 नहीं 2025, तो उसके 9 मंथ के अंदर, तो 31 दिसंबर 2025 तक हो जानी चाहिए पहली कंपनी की। दूसरी कंपनी क्या थी? 17 दिसंबर में जिसका इनकॉर्पोरेशन हुआ, तो उसके लिए पहला फाइनेंशियल ईयर एंड कर रहा है 31 मार्च 2025 को हो रहा है। तो 9 मंथ उसमें ऐड कर, सॉरी 9 मंथ ऐड कर दो तो कितना आ गया? 31 दिसंबर 2025। ठीक है। अब इन दोनों को ध्यान से देख के बताओ, क्या इसकी एजीएम ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन वाले साल में हो सकती है? पहली कंपनी का ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन क्या है? 24-25। 24-25 क्यों? 23-24 तो हो ही नहीं सकता। ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन कैलेंडर ईयर 2024, तो 2024 में एजीएम हो सकती है। और दूसरे केस में देखो वो कब इनकॉर्पोरेट हो रही है? 17 2024 में। तो 17 जनवरी 2024 में जो इनकॉर्पोरेट हुई है, क्या 2024 में एजीएम हो सकती है उसकी फर्स्ट एजीएम? यही तो लिखा हुआ है। जो ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन है ये कह रहा है कि हर साल एक एजीएम हो जानी चाहिए हर कैलेंडर ईयर में। बट अगर आपकी कंपनी का फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर है, फर्स्ट एजीएम है, तो सिर्फ उसके पहले साल में एजीएम नहीं हो सकती, उसके बाद हर साल में क्या होगी? एजीएम होगी। समझ में आ गया? और क्यों नहीं हो सकती? फाइनेंशियल ईयर ही एंड नहीं हो सकता, और जब तक फाइनेंशियल ईयर एंड होगा नहीं एजीएम बुला के करेंगे क्या? पॉइंट समझ में आ गया? तो यहां पर समरी क्या बनी देखो, ये पॉइंट हो गया ना क्लियर? तो व्हेन टू होल्ड एजीएम डिपेंड करता है जी एजीएम कौन सी है, फर्स्ट है या सब्सिक्वेंट है, फर्स्ट है या सब्सिक्वेंट है। अगर फर्स्ट एजीएम है तो कितने टाइम में हो जानी चाहिए? विद इन 9 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, ईयर नहीं
फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। और सब्सिक्वेंट एजीएम के लिए 3 दे रखी है जी। पहली, प्रीवियस एजीएम जो हुई है, प्रीवियस एजीएम जो हुई है उसके 15 मंथ के अंदर अंदर, 15 मंथ्स, ठीक है। एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर के 6 मंथ के अंदर अंदर, और 1 इन ईच कैलेंडर ईयर, 1 इन ईच कैलेंडर ईयर, विच एवर इज अर्लियर। यहां पर कुछ लिख नहीं रखा, बट मैंने आपको क्या बताया था, रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन अप्लाई होता है, तो क्या आएगा, विच एवर इज अर्लियर। पॉइंट समझ में आ गया, यही लिखा हुआ है यहां पर। अब आते हैं एक्सटेंशन। क्या एजीएम के लिए एक्सटेंशन मिल सकती है? इन केस इट इज नॉट पॉसिबल फॉर कंपनी टू होल्ड एजीएम विद इन प्रिस्क्राइब टाइम, द रजिस्ट्रार में फॉर एनी रीजन, रजिस्ट्रार को हमने बता दिया कि ये रीजन है जी, इसलिए हम एजीएम नहीं कर पाए, एक्सटेंड द टाइम, एक्सटेंड द टाइम, ठीक है। मैक्सिमम कितना मिलेगा? 3 महीने। ध्यान रखने वाली बात है कि ये एक्सटेंशन नहीं मिलेगी आपको फर्स्ट एजीएम के केस में, क्योंकि फर्स्ट एजीएम के केस में ऑलरेडी आपको 9 मंथ मिले हुए हैं, ठीक है। और सब्सिक्वेंट एजीएम के केस में कितना मिल रहा है? 6 महीने। तो 6 और 9 मंथ के महीने कितना गैप है? 3 महीने, ले लो एक्सटेंशन। और ये देखो यहां पर ही गलती कर रखी है। पहला एग्जांपल आईसीए का स्टडी मेट का एग्जांपल है, पढ़ो क्या लिखा हुआ है। अबे प्राइवेट लिमिटेड क्लोज्ड इन फाइनेंशियल ईयर 31st March 2017 according to section 96 subsection 1 of the Company Act, the company should hold its annual general meeting for the year 2016-17 by 30th September unless extension is granted। ठीक बात है। आगे देखो क्या लिखा है, अब्रूस लिमिटेड वाज इनकॉर्पोरेटेड। हाँ, ये कब इनकॉर्पोरेट हुई है? 11 दिसंबर 16। तो बताओ इसकी एजीएम कब तक हो जानी चाहिए? तो इसका फाइनेंशियल ईयर कब होगा? पहला 31 मार्च 16। सही लिखा हुआ है क्या गलत लिखा हुआ है? 17 आएगा। स्टडी मेट का ये क्वेश्चन मैंने भी एज इट इज कॉपी पेस्ट कर दिया था, तो वो गलती हो गई यहाँ पर, तो इसको मैं ठीक करवा रहा हूं। द कंपनी में होल्ड इट्स फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग बाय दिसंबर 17, यहाँ ठीक लिखा हुआ है। 31 दिसंबर तक आप कर सकते हो, दैट इज विद इन 9 मंथ फ्रॉम द क्लोज ऑफ फाइनेंशियल ईयर। आगे क्या लिखा हुआ देखो, अनलेस एक्सटेंशन ऑफ मैक्सिमम 3 मंथ इज ग्रांटेड बाय आरओसी टू होल्ड एजीएम। ये आ ही नहीं सकती लाइन यहाँ पर, हाँ, तो ये गलत लिखा हुआ है। तो ऐसे ने थोड़ी गलती कर रखी, तो इस एग्जांपल को पढ़ते हुए ये मत कहना गौरव सर ने गलत पढ़ा दिया, ऐसे ने गलत लिख दिया बेटा यहाँ पर, ठीक है। हाँ, उसमें कर दिया होगा ना, बोर्ड ऑफ स्टडीज में मेल डालते हैं, इस बार वाले में कर रखा होगा। एक्सटेंशन मैक्सिमम कितनी? मैक्सिमम 3 मंथ्स की। कौन देगा? बाय आरओसी। इन केस ऑफ फर्स्ट एजीएम बोलो मिलेगी? नहीं सर, फर्स्ट एजीएम के केस में कभी नहीं मिलेगी। तो कब मिलेगी? इन केस ऑफ सब्सिक्वेंट एजीएम ओनली। ठीक है, आगे आओ, ये लिख लिया। टाइम एंड प्लेस फॉर होल्डिंग, ध्यान रखना एजीएम के लिए है, ईजीएम के लिए नहीं है। ईजीएम हो सकता है मैं बिजनेस आर के बाद भी बुला लूं। ईजीएम किस लिए बुलाया जाता है? एक्स्ट्राऑर्डिनरी मैटर सर, ठीक बात है ना। तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी मैटर के लिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी टाइमिंग भी हो सकती है बॉस, ये बात है। तो सेक्शन 92 सबसेक्शन सेक्शन 96 सबसेक्शन 2 स्टेट दैट एवरी एजीएम शुड बी कॉल्ड ड्यूरिंग बिजनेस आर। बिजनेस आर का मतलब 10 AM टू 6 PM, 9 AM टू 6 PM। ओके, ऑन एनी डे, किसी भी दिन बुला लो, नेशनल हॉलीडे नहीं होना चाहिए, विच इज नॉट नेशनल हॉलीडे, ठीक है। कहां होनी चाहिए? एट रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी। सर हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस तो छोटू सा है, यहां पर इतने बंदे बैठेंगे कैसे? पॉइंट। और सम अदर प्लेस विद इन सिटी वेयर रजिस्टर्ड ऑफिस इज सिचुएटेड। इससे बाहर नहीं जा सकते, ठीक बात है। आगे देखो क्या लिखा हुआ है, अगर मेरी कंपनी अनलिस्टेड कंपनी है तो ये पूरे इंडिया में कहीं भी एजीएम कर सकते हैं, पूरे इंडिया में, इफ कंसेंट इज गिवन इन राइटिंग। अगर मेंबर ने कंसेंट दे रखी है, या फिर अभी गवर्नमेंट का भी आएगा, कंसेंट किसने दे रखी है? ऑल मेंबर्स, जो कि लगभग क्या है? इम्पॉसिबल। क्लियर है। सेंट्रल गवर्नमेंट में एग्जम्प्ट, ये आ गई दूसरी एक्सेप्शन।
सेंट्रल गवर्नमेंट में एग्जम्प्ट एनी कंपनी फ्रॉम द प्रोविजन ऑफ दिस सबसेक्शन। दिस सबसेक्शन मतलब सबसेक्शन 2 से। सेंट्रल गवर्नमेंट इससे एग्जम्पशन नहीं दे सकती कि तुम एजीएम कभी भी कर लो, ना ना ना, सबसेक्शन 2 से एग्जम्पशन की बात कर रहे हैं। तो सबसेक्शन 2 किसका है? टाइम एंड प्लेस। जैसे गवर्नमेंट कंपनी, तो गवर्नमेंट कंपनी जो है पब्लिक हॉलीडे वाले दिन भी क्या कर सकती है? जनरल मीटिंग कर सकती है, एजीएम कर सकती है। ठीक है। नेशनल हॉलीडे का मतलब अ डे डिक्लेयर्ड नेशनल हॉलीडे बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। नेशनल हॉलीडे का मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने, सेंटर वालों का, स्टेट वालों का नहीं। होली दिवाली भी आएगा इसमें, ठीक है ना। ये देखो, ये आ गया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एग्जम्प्ट कर रखा है। इसका कोई एग्जांपल, एग्जम्पशन टू सेक्शन 8 कंपनी। सेक्शन 8 कंपनी क्या हुई? एनपीओ एनजीओ। ठीक है। प्रोवाइडेड फर्दर दैट द टाइम डेट एंड प्लेस। सबसेक्शन 2 किसकी बात कर रहा है? टाइम, डेट एंड प्लेस। टाइम बिजनेस आवर होना चाहिए, डे नेशनल हॉलीडे को छोड़ के कोई भी डे, और प्लेस रजिस्टर्ड ऑफिस और एनी अदर प्लेस विद इन सिटी। यही बात हुई थी। ऑफ एनुअल जनरल मीटिंग आर डिसाइडेड अपॉन बिफोर हैंड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। टाइम, डेट और प्लेस कौन डिसाइड करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड करते हैं। ठीक बात है। ओके। गिवन इन रिगार्ड टू, having regard to the direction if any given in this regard by the company in its जनरल मीटिंग। क्या मतलब हुआ? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो डेट, जो टाइम और जो प्लेस डिसाइड करना चाहे वो कर सकते हैं। यहां पर क्या मिली हुई है? एग्जम्पशन। ठीक है। तो अंडर सेक्शन 8 कंपनी पूरे इंडिया में कहीं भी एनुअल जनरल मीटिंग कर सकती है, नेशनल हॉलीडे वाले दिन भी मीटिंग कर सकती है, और बिजनेस आवर के बाद भी कर सकती है। ठीक है। ये किस पर अप्लाई होगी एक्सेप्शन? सिर्फ अंडर सेक्शन कंपनी पर, अंडर सेक्शन 8 कंपनी जिसने सेक्शन 92 और 137 में क्या ना कर रखा हो? डिफॉल्ट नहीं कर रखा हो। अगर आपको इतनी छूट चाहिए तो भैया एनुअल रिटर्न और फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होनी चाहिए? आरओसी के पास फाइल्ड होनी चाहिए। अगर आपने कंपनी एक्ट के इन प्रोविजंस को कंप्लाई नहीं किया, कोई छूट नहीं मिलेगी। अब ये आ गया गवर्नमेंट कंपनी। मैंने आपको बताया ना, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है? प्रिस्क्राइब कर सकती है स्पेशल रूल्स लो। इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी, गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने दो नोटिफिकेशन निकाल रखी है। एक अंडर सेक्शन 8 कंपनी के लिए कि भैया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जहां चाहे, जब चाहे और जिस जगह चाहे अपनी एजीएम कर सकते हैं। यहां पर क्या बता रखा है? गवर्नमेंट कंपनी, एवरी एनुअल जनरल मीटिंग शैल बी कॉल्ड ड्यूरिंग बिजनेस आवर, दैट इज 9 AM to 6 PM ऑन एनी डे दैट इज नॉट नेशनल हॉलीडे। ठीक बात है। एंड शैल बी हेल्ड, अब यहां से डिफरेंट आनी शुरू हो गई, ऊपर वाली लाइन तो सेम थी। बताओ एजीएम कब हो जानी चाहिए? बिजनेस आवर के दौरान। कब होनी चाहिए? नेशनल हॉलीडे को छोड़ के किसी भी हॉलीडे वाले दिन। इट शैल बी हेल्ड ईदर एट रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी और सच अदर प्लेस विद इन सिटी। ये भी सेम चल रहा है, एक बार मैं इसको ब्लू ही कर देता हूं, डिफरेंट जाएगा, मैं उसको ग्रीन कर दूंगा। और ये आ गया अलग, और सच अदर प्लेस एज सेंट्रल गवर्नमेंट मेड अप्रूव इन इट्स बिहाफ। फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट कंपनी है, गवर्नमेंट कंपनी क्या होती है? जिसकी 51% और मोर पेड अप कैपिटल इज हेल्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और बाय बोथ। तो सेंट्रल गवर्नमेंट नॉर्मली क्या चाहती है? इनकी जनरल मीटिंग कहाँ हो, एजीएम कहाँ हो? दिल्ली में हो, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के जो ऑथोराइज ऑफिसर होते हैं वो कहाँ बैठे हैं? दिल्ली में ज्यादातर बैठे होते हैं। तो भाई उनके लिए बड़ा कन्वीनियंट हो जाता है। नहीं तो गवर्नमेंट कंपनी अलग अलग इलाके में सब जगह भटक भटक के उनकी एजीएम अटेंड कर पाना हमारे लिए क्या हो जाता है? बड़ा हेक्टिक हो जाता है। क्योंकि गवर्नमेंट, वही बात है ना, सेक्शन 112 पढ़ा था आपने, गवर्नमेंट खुद तो अटेंड नहीं कर सकती, तो कौन आएगा? कहां कहां भागेगा वो? गवर्नमेंट कंपनी कितनी होगी इंडिया के अंदर? बहुत ज्यादा होगी ना, तो कहां कहां जाके भटकू मैं? या तो 4-5 अपॉइंट कर दो रिप्रेजेंटेटिव, पॉइंट 4-5 को ज्यादा पॉइंट होते हैं, बट वो भी कहते हैं सर हम कहां कहां भटकेंगे। मान लो एक कंपनी है केरला में, एक कंपनी है दिल्ली में, कितना डिस्टेंस हो गया? एक दिन मैं वहां हूं, एक दिन मैं यहां हूं, मेरे कोई दिक्कत भी नहीं है, चलो मेरे कोई दिक्कत भी नहीं, मैं चला भी जाऊंगा, खर्चा किसका लगेगा? गवर्नमेंट का लगेगा। तो गवर्नमेंट अपने खर्चे को कटेल करने के लिए काम करती है। दूसरी बात, सबकी एजीएम कब होएगी? विद इन 6 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। अब हम है इंडियन, 6 महीने का टाइम है हमारे पास एजीएम करने का। तुम्हें लगता है हम स्टार्टिंग में कर लेंगे? हम बिल्कुल लास्ट में करेंगे। अब ये बताओ, मैं, गवर्नमेंट कहती है मैंने 20 रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट कर दिए, 20 का बतेरे हैं, 10-10 मीटिंग में अटेंड कर लोगे तो चल जाएगा अपना काम। कहता भाई साहब सब ने मीटिंग कब करनी है? 25 सितंबर से 30 सितंबर के बीच में। अब इन 5 दिन में हम उड़ उड़ के कहां कहां जाएंगे बताओ? नहीं जा सकते ना। इसलिए गवर्नमेंट ये रूल बना देती है कि आपको अपनी एनुअल जनरल मीटिंग कहां करनी है? दिल्ली में करनी है भाई।
ठीक बात है। ध्यान रखना ये भी गवर्नमेंट कंपनी में कब अप्लीकेबल होगा, जब उसने 92 और 137 में डिफॉल्ट ना कर रखा हो। नो डिफॉल्ट फैसिलिटी चाहिए तो ये सेक्शन फॉलो करने पड़ेंगे बेटा। एक सेकंड। हाँ जी, हाँ जी। अब आते हैं इस पॉइंट पे। सेक्शन 97 और 98 का मैंने कहीं जिक्र किया था नोट्स में, देखो 97 और 98 का मैंने कहीं जिक्र किया। किसके पास पावर? एनसीएलटी के पास पावर। किस चीज की? मीटिंग कॉल करने की। एजीएम कॉल करने के लिए 97 में पावर है, ईजीएम कॉल करने की पावर का है 98 में है। अब देखो नोट्स में क्या लिखा हुआ था। ये लिखा हुआ था कि मेंबर जो है वो रिक्विजिशन फाइल करते हैं किसके पास? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास, कि भैया ईजीएम बुलाओ आप। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अगर ना बुलाए तो मेंबर बुला लेंगे। बट सर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने हमें रजिस्टर ऑफ मेंबर ही नहीं दिया। अब हमें क्या पता हमारी कंपनी के कौन कौन मेंबर, उनका एड्रेस क्या है, उनको नोटिस कैसे भेजे? और जब तक नोटिस नहीं भेजेंगे मीटिंग वैलिड होगी नहीं। दूसरी बात, रजिस्टर्ड ऑफिस में कंपनी मीटिंग नहीं करने दे रही। कहते सर आप दूसरी जगह कर लो, खर्चा ले लेना बाद में। भैया हमारे पास है ही नहीं पैसे। आप ये करो, पहले खर्चा आप कर लो फिर रिम्बर्समेंट लेना, मेरे पास है ही नहीं पैसे। अब बताओ क्या करोगे? डायरेक्टर मीटिंग बुला नहीं रहा। डायरेक्टर कहते नहीं बुलाते। कहते ये क्या बात हुई? नहीं बुलाते, जा तू बुला ले, ये पकड़ रजिस्टर, जा नोटिस बना, नोटिस का प्रिंट आउट निकाल, कोरियर के और स्पीड पोस्ट के खर्चे लगा, कर ले मीटिंग। कहते बेटा कंपनी के 50,000 मेंबर है, 50,000 नोटिस बनाकर उनको स्पीड पोस्ट करवाएगा ना, उसके लिए भी कम से कम तेरे को कितने रुपए चाहिए? 10 लाख से ज्यादा रुपए चाहिए, 20-30 लाख रुपए चाहिए, लगा ले, बाद में कर देगी कंपनी रिम्बर्स। अब ये जो मेंबर है ना, ये कहता है कि भाई ये तो गलत बात है, फंसा दिया इसने। ये जो मेंबर है, या ये तो मेंबर है या ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है। ये चले गए एनसीएलटी के पास। एनसीएलटी कहती है बताओ क्या हो गया भाई, मेरे पास किस लिए आए हो? ये आके गए त्राहिमाम त्राहिमाम, बचाओ बचाओ, हेल्प हेल्प। एनसीएलटी कहते क्या हो गया? कहता सर हमारे पास एक रिक्विजिशन आई है, हमारे पास एक रिक्विजिशन आई है ईजीएम बुलाने की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास। तो एनसीएलटी कहता हाँ बुलाओ फिर। कहता बुलाओ कैसे सर, कंपनी का पीक सीजन चल रहा है, हमें 45 दिन में क्या करनी पड़ेगी? मीटिंग बुलानी पड़ेगी। हमारे पास मीटिंग बुलाने के लिए टाइम अभी नहीं है। हमारी बोर्ड मीटिंग भी होनी है, हमें एनुअल रिपोर्ट भी बनानी है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की रिपोर्ट भी बनानी है, उसमें हमारा बतेरा टाइम लग जाएगा, प्रैक्टिकली हम मीटिंग नहीं बुला सकते। ठीक है, तो फिर कहते मेंबर मेंबर बुला लेंगे। मेंबर कहते हैं जी हमारे पास पैसे नहीं है, आप दे दो। ठीक है, तो ये क्या कर रहे हैं, ये एनसीएलटी के पास गए और ये कह रहे हैं इट इज नॉट प्रैक्टिकल, इट इज नॉट प्रैक्टिकल फॉर अस टू कॉल ईजीएम या एजीएम। तो एनसीएलटी कहते मुझसे क्या चाहते हो? कहते सर आप ऑर्डर दे दो ना टू होल्ड एजीएम या ईजीएम। आप कंपनी को ऑर्डर दे दोगे तो कंपनी को मानना पड़ेगा। जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कहते हैं सर आप हमें ऑर्डर दे दो कि ये ईजीएम हम कब कर लें? 3 महीने बाद कर लें। तो फिर ऑर्डर दे दोगे तो सर हमारे ऊपर पेनल्टी नहीं लगेगी। नहीं तो ये मेंबर अगर मीटिंग करेंगे, हमारे लिए प्रैक्टिकल नहीं है बुलाना, मेंबर मीटिंग करेंगे, खर्चा कंपनी रिम्बर्स करेगी, कंपनी हमारी सैलरी काट लेगी। तो सर अगर आप ऑर्डर दे दोगे ना कंपनी को कि ये वाली एजीएम कब करो? 3 महीने बाद करो, तो सर हमारा बचाव हो जाएगा। सेम ऐसे ही मेंबर मेंबर कहते हैं हमने सर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिक्विजिशन दी है मीटिंग बुलाने के लिए, तो एनसीएलटी कहती है हाँ बुला लेंगे, तुम मेरे पास क्यों आए हो? सर बुलाई तो नहीं रहे हो, 45 दिन से ज्यादा हो चुके हैं। कहते तुम बुला लो, पैसे नहीं है हमारे पास में, हमारे लिए प्रैक्टिकल पॉसिबल क्यों नहीं है मीटिंग बुलाना? हमारे पास पैसे नहीं है, रजिस्टर मेंबर नहीं है। तो एनसीएलटी कहते मुझसे क्या चाहते हो? सर आप कंपनी को ऑर्डर दे दो ना कि वो ईजीएम बुला ले। अगर आप ऑर्डर दोगे तो कंपनी को मानना पड़ेगा। एजीएम बुलाने के लिए सेक्शन 97 है, ईजीएम बुलाने के लिए सेक्शन 98 है, ये फर्क है बस।
ध्यान रखने वाली बात है कि एनसीएलटी ये मीटिंग किसकी रिक्वेजिशन पे बुला रही है, किसकी रिक्वेस्ट पे बुला रही है, मेंबर या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। जब उनको लगे कि मीटिंग बुलाना प्रैक्टिकल नहीं है, या एनसीएलटी ये ऑर्डर सुओ मोटू भी दे सकती है। सुओ मोटू ऑर्डर का मतलब क्या हुआ, कोई नहीं आया जी, खुद एनसीएलटी को दिख रहा है कि इस कंपनी ने काफी टाइम से एजीएम नहीं करी है, तो ऑर्डर जा सकता है कि एजीएम करो इतने टाइम के अंदर और मीटिंग बुलाओ। ठीक है, ईजीएम का भी ऑर्डर दे सकते हैं, ये फर्क है। पॉइंट क्लियर? आओ बुक में देखो। हम्म 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 समझा नहीं मैं। हम्म हम्म। देखो एक्ट में ना, जानते हो क्या खर्च लिखा हुआ है? द रीजनेबल एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय द मेंबर फॉर कॉलिंग सच ईजीएम विल बी रिम्बर्स बाय कंपनी। अब मुझे बताओ, अगर ईमेल के थ्रू नहीं बुला पा रहा हूं मैं मीटिंग, तो मैं किसके थ्रू बुलाऊंगा? तो ये तो रीजनेबल बात हुई। तुम सोचो कि वो क्यों करेगा ऐसा, तुम पहली बात तो सोचो ऐसा क्यों करेगा बंदा। खुद के पैसे लगेंगे। सर मेरे क्यों लगेंगे, मेरे तो कंपनी से रिम्बर्स होंगे। कंपनी का पी एंड एल क्या होएगा, लेस होएगा, कंपनी का प्रॉफिट कम होएगा। वो किसका खर्चा हुआ, तुम्हारा ही तो हुआ। चलो मैं आपकी बात फिर भी मान लेता हूँ कि सर खुन्नस कहता मैं तो स्पीड पोस्ट कराऊंगा और कंपनी खर्चे लगवाऊंगा, तो क्या ये रीजनेबल हुआ? नहीं हुआ। तो मैं इसको रीजनेबल खर्चा नहीं मानूंगा। जब ईमेल का ऑप्शन है, हमने आपको ईमेल आईडी दे दी सबकी, तो फिर आपने ईमेल से क्यों नहीं भेजा? ठीक है ना, ये पॉइंट हो गया क्लियर? अब देखो बुक में आ जाओ, पेज नंबर 7.51, सो 52। पावर ऑफ ट्रिब्यूनल टू कॉल एजीएम, एजीएम कॉल करने के लिए 97 और ईजीएम कॉल करने के लिए 98। इफ एनी डिफॉल्ट इज मेड इन होल्डिंग एनुअल जनरल मीटिंग अंडर सेक्शन 96, 96 किसके ज्यादा? कंपनी को एजीएम बुलानी और इतने टाइम में बुलानी है, उस चीज का था। ठीक है, ट्रिब्यूनल में, ट्रिब्यूनल में ऑन द एप्लीकेशन ऑफ मेंबर कॉल और डायरेक्ट, या तो ट्रिब्यूनल खुद मीटिंग बुला लेगी, या किसको डायरेक्शन देगी, कंपनी को डायरेक्शन देगी एजीएम बुलाने के लिए। एंड गिव सच एंसिलरी और कॉन्सिक्वेंशनल डायरेक्शन एज ट्रिब्यूनल थिंक एक्सपीडियंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंसिलरी? लिंक्ड। एंसिलरी का मतलब लिंक्ड। एक्सपीडियंट का मतलब नेसेसरी। एग्जाम्पल इसका कोई, प्रोक्सी को काउंट करना है, प्रोक्सी टू बी काउंटेड इन कोरम, वन मेंबर कोरम, याद आ गया? इस तरह की डायरेक्शन एनसीएलटी दे सकती है। ये स्पेशल डायरेक्शन में लिख दिया, ये आ ही गया। लो, ये बीच में ये क्या लाइन आई भाई? नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन दिस एक्ट और आर्टिकल ऑफ द कंपनी। सर इस एक्ट में तो लिखा हो, सेक्शन 96 में लिखा हो कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बुलाएंगे, कहता ओवर रूल। एनसीएलटी कहता है मैंने ऑर्डर दे दिया ना, तो सेक्शन 96 क्या हो गया, ओवर रूल। सर हमारे आर्टिकल ऑफ में लिखा हुआ है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही बुलाएंगे, एनसीएलटी नहीं बुला सकती। तुम्हारे आर्टिकल की ऐसी तैसी, एक्ट से बड़ा थोड़ी हो जाएगा, तो ओवर रूल। ठीक है, पावर, पावर ऑफ ट्रिब्यूनल टू कॉल मीटिंग ऑफ मेंबर। अब एजीएम के अलावा कौन सी मीटिंग बती बताओ? ईजीएम, ईजीएम। if for any reason it is impractical to call meeting other than annual general meeting, तो बताओ कौन सी हुई? एनुअल जनरल मीटिंग के अलावा अदर देन मीटिंग कौन सी? ईजीएम हुई। ठीक है, तो एनसीईआरटी क्या ऑर्डर कर सकती है? और टू होल्ड कंडक्ट द मीटिंग ऑफ द कंपनी। ठीक है, ट्रिब्यूनल में ईदर सुमोटो और ऑन द एप्लीकेशन ऑफ डायरेक्टर, देखो आगे डायरेक्टर या मेंबर, ठीक है, of the company who is entitled to vote at the meeting,
जो मेंबर वोट डालने का हक रखता है वो कहां पहुंच जाएगा, एनसीएलटी। यही चीज सेक्शन 106 में आई थी। 106 में क्या थी, रिस्ट्रिक्शन थी, कब वोटिंग राइट पे रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हो, दो केस में, अगर आर्टिकल ऑफिस में लिखा हुआ तो, नंबर 1 कॉल्जिन एरिया और नंबर 2 शेयर्स पे लियन है। और उसमें क्या लिखी हुई थी, जिनके वोटिंग राइट पे रिस्ट्रिक्शन है वो सेक्शन 100 की पावर यूज नहीं कर सकता। ये वही बात लिखी हुई है। 98 है, बट उसमें ईजीएम बुलाने की पावर किसके पास है, मेंबर के पास। अब मेंबर ईजीएम नहीं बुला सकता तो वो कहां जाएगा, एनसीएलटी के पास। कहता है तुम वहां भी नहीं जा सकते, वोटिंग राइट होने चाहिए। तो जिसके पास वोटिंग राइट नहीं है वो एजीएम में, जनरल मीटिंग में नहीं जा सकता। पहली बात, वो मीटिंग के लिए रिक्विजिशन नहीं दे सकता 100 में, और वो एनसीएलटी के पास भी रिक्वेस्ट लेके नहीं जा सकता। अब मान लो कोई मेंबर है जिसके हमने वोटिंग राइट पर रिस्ट्रिक्शन लगा रखी है, वो एनसीएलटी के पास चला गया कि सर मीटिंग नहीं बुला रहे ये, आप मीटिंग बुला दो। तो एनसीएलटी पहले एक अपॉर्चुनिटी बीइंग हर्ड कंपनी को देती है कि भाई आप मीटिंग क्यों नहीं बुला रहे। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कहता कौन आया आपके पास, कहता ये इससे पूछना, इसने हमारी कॉल दी है क्या। तो एनसीएलटी पूछे तूने इसकी कॉल पे की है ना, कब बाहर निकल यहां से, तू मीटिंग बुला के करेगा क्या जब तू खुद ही नहीं जा सकता वोट डालने के लिए। पॉइंट समझ में आया। हाँ, ये ऑर्डर देंगे कंपनी को मीटिंग करने के लिए, ठीक है। एंसिलरी और कॉन्सिक्वेशनल डायरेक्शन भी दे सकते हैं, जैसे अभी बताया कि प्रॉक्सी को काउंट करना है और एक बंदा भी आ गया तो उसे भी कोरम मानना है, ठीक है। ये सेम वर्ड टू वर्ड क्या आ गया, सेम आ गया कि प्रॉक्सी को मीटिंग में काउंट करना है और एक बंदा भी प्रेजेंट है तो उसे भी क्या मान लिया जाएगा, पनिशमेंट फॉर डिफॉल्ट। पनिशमेंट फॉर डिफॉल्ट, अगर आपने डिफॉल्ट कर दिया, ये इंपॉर्टेंट है याद करना। वैसे मैं पनिशमेंट याद नहीं करवा रहा, बट ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन के साथ जुड़ के आती है हर बार कि एजीएम करने की टाइम लिमिट बता दो, और अगर एजीएम इतने टाइम में नहीं करी तो फिर क्या कॉन्सिक्वेंसेज है। ₹1,00,000 फिक्स एंड ₹5,000 पर डे, ये मैक्सिमम है, सबको मिला के क्या है, ये मैक्सिमम है ऑन कंपनी एंड एवरी ऑफिसर इन डिफॉल्ट। फ्रॉड का थोड़ी है केस ये, फ्रॉड तो फाइनेंशियल फ्रॉड होता है ना बेटा। एजीएम ना बुलाना कुछ भी वजह हो सकती है, नॉन कंप्लायंस, एवरी नॉन कंप्लायंस इज नॉट फ्रॉड। जब तक उसमें फाइनेंशियल मैटर इंक्लूड ना हो फ्रॉड नहीं होता, ठीक है बेटा। अब आओ पेज नंबर 7.53 पर, सर नहीं इस पे नहीं, ये इससे पहले आपको मिन्यूट करना पड़ेगा एक। ये पढ़ लिया था क्या, ईजीएम वाला नहीं पढ़ा ना। हाँ पहले ये खत्म करते हैं। 7.54 पे आओ, ईजीएम। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग कौन बुला सकता है, बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को लगे कि हमें मीटिंग बुलानी चाहिए बुला लो, क्या दिक्कत है। ईजीएम ऑन द रिक्विजिशन ऑफ मेंबर्स, हाँ ये आया, ये है इंपॉर्टेंट। द बोर्ड ऑन द रिक्विजिशन ऑफ, इन केस ऑफ कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल, नंबर ऑफ मेंबर हु होल्ड, मेंबर्स हु होल्ड एटलीस्ट 1/10 पेड अप शेयर कैपिटल विच हैज राइट टू वोट। किसकी बात कर रहा है, इक्विटी शेयर कैपिटल की। और अगर कंपनी में सर शेयर कैपिटल ही ना हो तो ऐसी कौन सी कंपनी हो गई, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। तो कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, इस केस में एटलीस्ट 1/10 टोटल वोटिंग पावर। मैंने नोट्स में क्या लिखवाया, वोटिंग पावर। दोनों में कॉमन चीज क्या निकल के आ रही है, वोटिंग पावर। आपके पास या तो 1/10 कैपिटल होनी चाहिए जिसमें वोटिंग पावर हो, अगर कैपिटल ही नहीं है तो 10th क्या होनी चाहिए, वोटिंग पावर होनी चाहिए, ठीक बात है। रिक्विजिशन में आपको सेट आउट द मैटर फॉर कंसीडरेशन, बेसिकली रीजन फॉर ईजीएम। अब इसका एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपको क्वेश्चन बैंक में क्या मिलेगा कि आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास सेक्शन 100 की रिक्विजिशन फाइल करने जा रहे हो, ठीक है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कहते हैं यू सेल स्टेट द रीजन कि आप ये मीटिंग क्यों बुलाना चाहते हो, और मेंबर जो है वो ये रीजन बताना जरूरी नहीं समझ रहे। तो बताइए क्या ये वैलिड है, क्या ये रिक्विजिशन वैलिड है, इनवैलिड। अरे रीजन तो बताओगे किस लिए बुलाना है। इसका मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं। मेंबर्स को लगता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है ना वो ढंग से काम नहीं कर रहे हैं और हमें इसको हटा देना चाहिए। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को हटाने के दो ऑप्शन होते हैं, एक सेकंड, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के दो ऑप्शन है। एजीएम में इनको रीअपॉइंट नहीं करेंगे, कहता है एजीएम तक तो गोभी खोद देंगे कंपनी की। एजीएम कब होनी है, सितंबर में, अभी क्या चल रहा है, दिसंबर, वेट करें क्या तब तक। कहते काम करो ईजीएम बुलाओ और इनको फारिग करो यार, ठीक है। कहते एक मिनट तुम्हें क्यों लगता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को हमने ये कह दिया कि ईजीएम बुलाओ तुम्हें हटाने के लिए, तो बुलाएंगे, पॉइंट।
तो यहां पर हम गए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास, हमने कहा ईजीएम बुला। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या कहता है, किस लिए? वो हम तुझे बताना जरूरी नहीं समझे। अबे नोटिस में क्या छापूंगा बापू, ये ईजीएम है। ईजीएम क्या होती है? ईजीएम में क्या होते हैं? स्पेशल बिजनेस। स्पेशल बिजनेस के साथ क्या जाएगी? एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। क्या एक्सप्लेन करूंगा मैं? समझ में आया? तो आप ये बताओ कि आपको हटाना है। तो अब बताओ, अब है ना क्वेश्चन ये समझ में आ गया। अगर मेंबर रीजन ना बताए तो वो रिक्विजिशन क्या नहीं है, वैलिड नहीं है, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मीटिंग नहीं बुलाएगा, नोटिस नहीं बन पाएगा। क्वेश्चन दूसरा चेंज हो गया अब इसका, कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने कहा कि जो आप ईजीएम बुलाना चाहते हो उसमें नोटिस के साथ आपको एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट भी देनी पड़ेगी। हमें क्यों हटा रहे हो? रीजन कहता है एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट तैयार करना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की होती है। तो मैं आपको मीटिंग किस लिए बुलानी है ये बता सकता हूं। एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट इज टू बी प्रिपेयर्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो यहां पर रीजन है, इसका मतलब एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट नहीं है, ये ध्यान रखना। एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट इज टू बी प्रिपेयर्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बिल्कुल। इसका मतलब एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट नहीं है, इसका मतलब रीजन है कि मैं मीटिंग क्यों बुला रहा हूं, हाँ ये बता दूंगा। इसका मतलब एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट नहीं है बेटा। तो ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन में ध्यान रखनी है बात, ठीक है। द रिक्विजिशन शैल बी साइंड बाय रिक्विजेंट्स, और ये कहां जमा करवानी है? रजिस्टर्ड ऑफिस में जमा करवानी है। बोर्ड मस्ट विद इन 21 days फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ रिक्विजिशन प्रोसीड टू कॉल द मीटिंग। 21 दिन में प्रोसीडिंग स्टार्ट कर दो, और ध्यान रखना मैक्सिमम कितने दिन? 45 डेज के अंदर ये मीटिंग हो जानी चाहिए। पॉइंट समझ में आ गया? सर ईजीएम रिक्विजेंट्स खुद बुला सकते हैं। रिक्विजेंट्स कौन हुए? जो जिन्होंने रिक्वेस्ट की है। इफ बोर्ड डज नॉट विद इन 21 days, ठीक है, प्रोसीड टू कॉल मीटिंग, उन्होंने सर कोई प्रोसीडिंग स्टार्ट नहीं करी, नोटिस ही नहीं बनाया, अच्छा इसका मतलब मीटिंग बुलाने में इंटरेस्टेड नहीं है, ठीक है। और नॉट लेटर देन 45 days, उसके बाद द मीटिंग में बी कॉल्ड। इन्होंने 21 दिन में कोई प्रोसीड स्टार्ट नहीं करी है, और इन्होंने 45 डेज में कोई मीटिंग नहीं करी है, तो मीटिंग में बी कॉल्ड एंड हेल्ड बाय रिक्विजेंट्स देमसेल्फ, खुद बुला लेंगे विद इन अ पीरियड ऑफ 3 months। अब 3 month का लॉजिक क्या हुआ बताओ? 45 डेज तक का वेट, 45 डेज हमें दे दो, टोटल कितना हो गया? 3 month फ्रॉम द डेट ऑफ रिक्विजिशन। जिस दिन हमने रिक्विजिशन फाइल की है पहले 45 दिन वेट करी होगी, उससे अगले 45 दिन हमें दो, तो टोटल कितना हो गया? 3 month फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिक्विजिशन। क्लियर? कैसे बुलाए सर हम मीटिंग? जैसे डायरेक्टर बुलाते हैं, सेम मैनर इन विच मीटिंग इज कॉल्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। मतलब नोटिस प्रिपेयर करो, कम से कम 21 दिन पहले, 21 क्लियर डेज बिफोर नोटिस पहुंचना चाहिए। ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। सर खर्चा किसका लगेगा? खर्चा एक बार आप भर दो। रीजनेबल एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय रिक्विजेंट्स, ठीक है, शैल बी रिम्बर्स्ड बाय द कंपनी। बाद में कंपनी आपका खर्चा क्या कर देगी? रिम्बर्स कर देगी। रिम्बर्स का मतलब क्लियर है ना? वापस करना, ठीक है। एंड कंपनी किसकी सैलरी काट लेगी बाद में? डिडक्ट रेमुनरेशन, ठीक है, पेबल टू डायरेक्टर। सेक्शन 197 में डायरेक्टर की रेमुनरेशन की कैलकुलेशन का वो प्रोविजन दे रखा है, वो याद करना है। जो भी रेमुनरेशन उनकी बनती है, जो फीस उनकी बनती है, उसमें डिडक्ट कर दो डायरेक्टर के, ठीक है। हु वर इन डिफॉल्ट इन कॉलिंग मीटिंग, जिनका डिफॉल्ट था। अगर डायरेक्टर ने अप्रूव कर दिया, कोई डिफॉल्ट नहीं था भाई, कर ही नहीं सकते थे मीटिंग उस दिन, तो क्या हो जाएगा? तो उनको माफ कर देंगे। ये एग्जांपल दे रखा है, एग्जांपल करना है तो कर लेना, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है। ये आपके लिए होमवर्क रहेगा कि इस चैप्टर के अधिकतर प्रोविजन जो ओपीसी पे अप्लाई नहीं होते, क्यों नहीं होते वो देख लेना, ठीक है। अब आ जाओ इधर, ये नोट हो गया, नोट्स में आओ। सेक्शन 118 मिनट का, मिनट ऑफ जनरल मीटिंग। टाइम कितना हो गया? जाना है क्या? यहां पर आपकी कोई भी जनरल मीटिंग क्या हो गई है? कंक्लूड हो गई है, कंक्लूजन ऑफ जनरल मीटिंग। आपकी मीटिंग कंक्लूड हो गई, ध्यान रखना, कंक्लूड का मतलब जिस पर्पज के लिए बुलाई गई है वो पर्पज क्या हो गया? सॉल्व हो गया है, ठीक है। तो उसके मैक्सिमम 30 दिन में, विद इन 30 डेज
आपको प्रिपेयर करनी है, प्रिपेयर मिनट ऑफ जनरल मीटिंग। ये मिनट क्या होती है? हर मीटिंग के बाद उस मीटिंग में क्या हुआ था इसकी एक समरी बनाई जाती है। मिनट क्या होती है? ट्रू एंड फेयर समरी ऑफ जनरल मीटिंग। की मीटिंग हुई थी इस दिन, ठीक है, इतने बजे मीटिंग हुई थी, इस मीटिंग में ये बंदे आए हुए थे और इस मीटिंग में ये रिजोल्यूशन प्रपोज हुए थे और ये रिजोल्यूशन इतनी वोटिंग से पास या फेल हुआ। ये एविडेंशियल वैल्यू रखता है। ये क्या है? एविडेंशियल वैल्यू रखता है। सर क्या फायदा है इसका? फायदा फायदा मतलब वैल्यू, इसकी क्या वैल्यू है? कहते भाई साहब एविडेंस है कि मीटिंग हुई थी और इस दिन हुई थी, यहां हुई थी और ये रिजोल्यूशन पास या फेल हुए थे। अच्छा अच्छा अच्छा। कौन प्रिपेयर करेगा? प्रिपेयर्ड बाय चेयरमैन, प्रिपेयर्ड बाय चेयरमैन ऑफ जनरल मीटिंग। अच्छा सर एक बात हो, चेयरमैन इलेक्ट हुआ मीटिंग वाले दिन, उसके बाद वो आया ही नहीं, मीटिंग खत्म होने के बाद हाथों हाथ थोड़ी बन जाती है मिनट, टाइम लगता है ना, देखो दे रखा 30 दिन का टाइम, तो वो अपने घर चला गया, वो आया नहीं, या फिर सर वो ऊपर चला गया, वो अब आ ही नहीं सकता, मर गया। अब बताओ क्या करे? तो इसका मतलब मिनट प्रिपेयर नहीं होगी। फिर वही बात, एक कागज पे मोहर नहीं लगेगी तो क्या तारा पाकिस्तान नहीं जाएगा? मिनट तो बनेगी। और एनी डायरेक्टर, अब हमें एक ऐसा बंदा चाहिए जो मीटिंग में प्रेजेंट था, उसने मीटिंग की सारी प्रोसीडिंग देखी हो। कौन है? डायरेक्टर। एनी डायरेक्टर, सर डायरेक्टर तो 5 थे, 5 डायरेक्टर थे, पांचों तैयार करेंगे ना। एनी डायरेक्टर ऑथोराइज्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इन दिस बिहाफ। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या करेंगे? एक मीटिंग करेंगे और कहेंगे भाई वो जो चेयरमैन था ना वो नहीं आ रहा या वो मर चुका है। अब इस जो मीटिंग हुई थी पिछली जनरल मीटिंग, उसकी मिनट जो है वो अपने 5 में से एक डायरेक्टर को ऑथराइज करते हैं कि तुम संभाल लोगे, मिनट बना लोगे? कहते बना लूंगा, डन भाई, इसकी जिम्मेदारी है। क्या चीज? वो तो रिपोर्ट थी, रिपोर्ट ऑफ वोटिंग, कितने वोट आए, उसमें से वैलिड कितने हैं, कितने इनवैलिड है, फिर वो किसके पास सबमिट होती है? फिर वो रिजल्ट अनाउंस करता है। क्या चीज? स्क्रूटनाइजर? ना ना ना, स्क्रूटनाइजर का काम ही नहीं मिनट का, ये काम किसका है? चेयरमैन का है। चेयरमैन वाला सेक्शन जब आया था 104, उसके अंदर आया था चेयरमैन को क्यों अपॉइंट किया जाता है? टू मेंटेन द डेकोरम ऑफ द मीटिंग, दूसरा प्रिपेयर मिनट और तीसरा कास्टिंग वोट। वही काम नहीं करेगा तो फिर फायदा क्या उसका? ठीक बात है ना? तभी तो कह रहे हैं कि चेयरमैन क्या होना चाहिए? इम्पार्शियल, अनबायस्ड। क्यों? क्योंकि इसमें जो तुम लिखोगे वो एविडेंस बन जाएगा। अब देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है, ट्रू एंड फेयर समरी होनी चाहिए, ध्यान रखना, कुछ भी गलत सलत नहीं लिखना, कोई भी ऐसा काम या मैटर मत लिख देना जो मीटिंग में डिस्कस ही नहीं हुआ। ठीक बात है ना? नहीं तो बाद में सजा मिलेगी तुमको। इट इज द टोटल डिस्क्रिशन, इट इज द टोटल डिस्क्रिशन ऑफ चेयरमैन ऑफ जनरल मीटिंग टू इंक्लूड and exclude the matters in minute। मिनट में क्या मैटर लिखना है और क्या मैटर नहीं लिखना, ये कौन डिसाइड करेगा? चेयरमैन। ये उसकी डिस्क्रिशन, डिस्क्रिशन बोले तो मर्जी, जो लगेगा उसको कि हाँ ये चीज रिकॉर्ड पे आनी चाहिए, रिकॉर्ड में मतलब मिनट में आनी चाहिए तो करेंगे, नहीं तो जरूरत नहीं है। जनरली क्या एक्सक्लूड कर देता है? अगर कोई मैटर इररेलेवेंट है, डिफेमेटरी मैटर है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिफेमेटरी? बदनामी वाले, आर एक्सक्लूडेड। तुम्हें लगता है जनरल मीटिंग में मेंबर्स के आपस में लड़ाई हो जाती होगी, बहसबाजी हो जाती होगी, गालियां भी निकालते होंगे? बिल्कुल होती है। तो क्या वो भी रिकॉर्ड में लिखें कि 2 मेंबर आपस में लड़ पड़े, दोनों में झगड़ा हो गया, एक ने उसके 3 थप्पड़ मारे, दूसरे ने उसको नीचे पटक के 4 लाते मारी, फिर कंपनी सेक्रेटरी कहते 4 नहीं थी जी 5 थी। अच्छा 5 थी क्या? हाँ, ट्रू एंड फेयर समरी होनी चाहिए, 5 लिख, 5 लिख। ये बातें लिखनी होगी यार। तुम्हारी मीटिंग के अंदर मेंबर लड़ते हैं, ऐसे बुरे तरीके से लड़ते हैं, कौन आएगा मीटिंग में तुम्हारे? बताओ। और क्या इसका कोई फायदा है? कोई फायदा नहीं है। तो ये चेयरमैन डिसाइड करता है। ध्यान रखने वाली बात क्या है, जो मिनट है ना, ये मिनट पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं होती है। ये जो मिनट है ना, ये पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं होती है, इसको सिर्फ मेंबर और डायरेक्टर ही देख सकते हैं। ठीक है? मिनट्स आर, मिनट इज नॉट पब्लिक डॉक्यूमेंट।
ये पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं है। ओनली मेंबर्स एंड डायरेक्टर कैन इंस्पेक्ट इट। सिर्फ मेंबर और डायरेक्टर ही इसको इंस्पेक्ट कर सकते हैं। एंड ऑब्टेन कॉपी, और इसकी कॉपी भी ले सकते हैं। ठीक है, ये मिनट रखी कहां जाएगी? हाँ, मिनट टू बी केप्ट परमानेंटली। सबसे पहली बात तो ये परमानेंटली मेंटेन होती है। कंपनी को नॉर्मली अपने डॉक्यूमेंट कितने साल तक संभाल के रखने होते हैं? 8 साल तक। कहता भाई मिन्यूट और रजिस्टर ऑफ मेंबर, ये कुछ डॉक्यूमेंट ऐसे जो परमानेंटली मेंटेन करने होते हैं। तो कंपनी अपनी मिन्यूट कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती, परमानेंटली मेंटेन करने हैं। एमसीक्यू में आएगा इस तरह का, आपको उस डॉक्यूमेंट दे देंगे और पूछेंगे इसमें से कौन सा डॉक्यूमेंट ऐसा है जो परमानेंटली मेंटेन करना होता है, और उसमें एक डॉक्यूमेंट क्या मिलेगा? मिन्यूट या रजिस्टर ऑफ मेंबर। क्लियर? एट रजिस्टर्ड ऑफिस, एट रजिस्टर्ड ऑफिस। ठीक है, ये कुछ बेसिक बातें हैं, कल इसको हम थोड़ा सा और एक्सपेंड करेंगे। आज के लिए इतना काफी है, चलो।